गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों हम बात करेंगे, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय पदार्थों की, उनमें अंतर देख लिए थे, न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज हम बात करेंगे किसकी, शैथिल्य पास। आपको मेरी बात को केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, और सुनोगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द को गौर से सुनना है, आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। शैथिल्य पास, BH वक्र मैंने पहले से बना के रख लिया है, जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसा ही बनता है, आप देख लीजिए इसको। शैथिल्य पास BH वक्र, पहले इसको भोग लेने दो, अच्छी तरह ये भोग ले, उसके बाद में बोलो। शैथिल्य पास BH वक्र, इधर सुनिए क्या होता है, ध्यान सुनना। BH वक्र बनता कब है, जब एक अचुंबकित पदार्थ पर कुंडली लपेट देते हैं। क्या लपेट देते हैं, अचुंबकित पदार्थ पर कुंडली लपेट देते हैं और उसमें धारा के मान में वृद्धि की जाती है। कुंडली लपेटते हैं, उसके मान में, धारा के मान में वृद्धि करते हैं। धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो चुंबकन क्षेत्र H के मान में वृद्धि होगी। चुंबकन क्षेत्र H के मान में वृद्धि होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के मान में वृद्धि होगी, और तब B और H के मध्य खींचा गया वक्र BH वक्र या शैथिल्य पास कहलाता है। पहली बात दोबारा कह रहा हूं, जब एक अचुंबकित पदार्थ पर कुंडली लपेटकर उसमें धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो चुंबकन क्षेत्र H के मान में वृद्धि होती है। चुंबकन क्षेत्र H के मान में वृद्धि होने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के मान में वृद्धि होती है, जिसलिए B और H के मध्य ग्राफ यदि खींचे तो वो ग्राफ BH वक्र कहलाता है। वो BH वक्र, पहले ये बात लिखनी पड़ेगी, सारी बात आपको PDF में मिल जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ एक एक शब्द इसी प्रकार से आपको लिखा मिलेगा कि जब अचुंबकित पदार्थ पर कुंडली लपेटकर उसमें धारा के मान में वृद्धि की जाती है तब चुंबकन क्षेत्र H के मान में वृद्धि होती है, जिस कारण चुंबकीय प्रेरण B के मान में वृद्धि होती है और B और H के मध्य खींचा गया वक्र BH वक्र कहलाता है, जो कि इस प्रकार से बना है। यहां मैंने B लिया है, यहां मैंने H लिया है। ये जितना ग्राफ इधर से है उतना ही ग्राफ इधर से है, जितना ऊपर से है यानी कि ये वाला हिस्सा है ना ये, और नीचे नीचे वाला हिस्सा बराबर है। ये वाला हिस्सा तो ये रहा चोच, ये वाला हिस्सा ये रहा, ये वाला हिस्सा ये रहा, सेम है बिल्कुल। जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये रहा, जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये रहा। ये O तीर लग रहा है, A P Q R S T U, यो 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 तीर लग रहे हैं। ये यहां से यहां तक की जो है वो चुंबकीय संतृप्तता लिखी है मैंने। ये जो कम ये है वो है धारणशीलता और ये है निग्राहिता। ये चुंबकीय संतृप्तता, ये धारणशीलता लिखी है और ये निग्राहिता लिखी है। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जाकर संतृप्त हो गया, घट नहीं गया, ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जाकर क्या हो गया, संतृप्त। ऐसे ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इस प्रकार से मैंने आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है ना। अब बनता कैसे, इधर सुनना, एक एक बात को समझाऊंगा ग्राफ से, इधर सुनना, ग्राफ को देखते जाना। सर्वप्रथम B और H दोनों जीरो पर है, कहां पर है, सर्वप्रथम B और H दोनों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, B और H दोनों जीरो पर है, यहां पर है दोनों। अब जैसे ही कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है, कुंडली में धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि करेंगे मतलब कुंडली को चुंबकित करेंगे तो कुंडली में H के मान में वृद्धि होती है, तो H के मान में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। अब समझना ध्यान से, जैसे ही कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है अर्थात कुंडली को चुंबकित किया जाता है तब H के मान में वृद्धि होती है, और जब H के मान में वृद्धि होती है तो B के मान में भी वृद्धि होती है। H तो जाता है यो, H के मान में वृद्धि होती है और B का मान बढ़ता है यो, ये बढ़ गया यहाँ पहुंच गया, तो H तो पहुंच जाता है यहाँ पर और B पहुंच जाता है बढ़कर यहाँ पर।
यानी कि एच तो यहां से यहां पहुंच गया और बी पहुंच गया ओ ए पी के अकॉर्डिंग पी पर पहुंच गया। पहली बात कह रहा हूं मैं, जब कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है यानी कि कुंडली को चुंबकित किया जाता है तो चुंबकन क्षेत्र H के मान में वृद्धि होती है, जिस कारण B के मान में वृद्धि होती है और ग्राफ OAP के अनुरूप प्राप्त होता है। ये H तो पहुंच गया यहाँ पर और B पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है ना। H तो यहाँ पर आ गया U पर और B पहुंच गया यहाँ पर। H में वृद्धि हुई, B में वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात, अब H के मान को यहां से और अधिक बढ़ाते हैं, H के मान को और अधिक यदि हम बढ़ाते हैं यानी कि कुंडली को और चुंबकित करते हैं, धारा के मान को और बढ़ाते हैं, कुंडली को और चुंबकित करते हैं, तो भाई B के मान में और अधिक वृद्धि नहीं होती। धारा के मान को और अधिक बढ़ाने पर, H के मान को और अधिक बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण B के मान में और ज्यादा वृद्धि नहीं होती और वह अपनी संतृप्तता की अवस्था P को ग्रहण कर लेता है और इसे बोलते हैं चुंबकीय संतृप्तता। तो चुंबकीय संतृप्तता की क्या परिभाषा हुई? H का वह अधिकतम मान जिससे और अधिक मान को बढ़ाने पर, H के मान को इस मान से और अधिक बढ़ाने पर भी B के मान में और अधिक वृद्धि नहीं हो रही है, वो क्या कहलाती है? चुंबकीय संतृप्तता की अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था में बता दिया, मैं दोबारा दोनों को कह देता हूं। प्रारंभ में दोनों यहाँ जीरो पर थे, कुंडली में धारा के मान को वृद्धि की गई थी, धारा के मान में वृद्धि की जाएगी तो कुंडली चुंबकित होगी, कुंडली चुंबकित होगी तो कुंडली को चुंबकित होने के बाद H और B दोनों के मान में वृद्धि होगी। H का मान बढ़कर यहाँ आ गया और ग्राफ B का मान पहुंच गया यहाँ पर और OAP के अकॉर्डिंग ग्राफ आया। अब H के मान को और अधिक बढ़ाया, दूसरी बात यहाँ से H के मान को और अधिक बढ़ाने पर भी B के मान में इससे ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। H के मान को और अधिक बढ़ाया यानी कि धारा के मान को और अधिक बढ़ाओ, H के मान को और अधिक बढ़ाओ तो भी B के मान में और अधिक वृद्धि नहीं होती है, यानी कि B ने अपनी संतृप्तता की अवस्था को ग्रहण कर लिया है और इसे बोलते हैं चुंबकीय संतृप्तता। यानी कि H के मान को और अधिक बढ़ाने पर भी B के मान में और अधिक वृद्धि नहीं होती है और इसे बोलते हैं चुंबकीय संतृप्तता, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, H का मान तो यहां पर है और B का मान कहां है? यहां पर, ठीक है ना। अब H के मान को कम करूंगा यानी कि कुंडली को भी चुंबकित करूंगा, धारा के मान को कम करूंगा। अब मैं पहले इधर चला गया था, अब मैं वापस इधर आऊंगा, इधर की तरफ। अब मैं कुंडली में धारा के मान को कम कर रहा हूं, कुंडली में धारा के मान को कम करते हैं अर्थात कुंडली को विचुंबकित करते हैं तो चुंबकन क्षेत्र H के मान में कमी आती है। चुंबकन क्षेत्र H के मान में कमी आती है और कम होते होते धीरे धीरे H का मान 0 हो जाता है। H का मान 0 हो जाता है, जैसे ही H का मान 0 होता है तो B के मान में भी कमी होती है, लेकिन B का मान 0 नहीं होता। B ग्राफ का बिंदु क्यों ग्रहण कर लेता है? H का मान तो 0 हो गया यहां से यहां पर आकर, यहां से यहां आ गया H तो 0 हो गया, लेकिन B का मान अब भी 0 नहीं होता। B ने क्या कर लिया है? अपनी बिंदु Q को प्राप्त कर लेता है, यानी कि चुंबकन क्षेत्र H का मान 0 हो जाने पर भी चुंबकीय प्रेरण B का मान 0 नहीं होता, वो कहां पर आ गया? Q पर, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अवशेष चुंबकत्व रह जाता है और अवशेष चुंबकत्व बचे रहने के गुण को ही क्या बोलते हैं? धारणशीलता। यानी कि कुंडली में तुमने धारा के मान को कम किया था, यहां से धारा के मान को कम करते हैं, कुंडली को विचुंबकित करते हैं, कुंडली को विचुंबकित करेंगे तो चुंबकन क्षेत्र H का मान तो 0 हो जाता है। H का मान 0 हो जाने पर भी चुंबकीय प्रेरण B का मान 0 नहीं होता और वह Q बिंदु को ग्रहण कर लेता है, यहां से यूं आ जाएगा Q पर, ठीक है ना। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ में अवशेष चुंबकत्व बचा रह जाता है और पदार्थ में अवशेष चुंबकत्व बचे रह जाने के गुण को ही क्या बोलते हैं? धारणशीलता। यानी कि H का मान तो 0 हो गया है, B का मान 0 नहीं हुआ और B का मान 0 नहीं हुआ और पदार्थ में कुछ ना कुछ क्या बच गया? चुंबकत्व, और उस चुंबकत्व बचे रहने के गुण को बोलते हैं धारणशीलता। यानी कि H तो आ गया 0 पर और B का आ गया Q पर। अब भाई अभी तक B 0 नहीं हुआ है, H तो 0 हो गया, B 0 नहीं हुआ। अब B को 0 करने के लिए, B अभी लिखा हुआ है, यही तो है, 0 थोड़ी हुआ है।
बी को 0 करने के लिए क्या करते हैं, एच के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं, यहाँ विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में एच का मान कैसे बढ़ेगा, विपरीत दिशा में धारा को प्रवाहित करेंगे, धारा की दिशा बदलकर धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं। और धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं तो विपरीत दिशा में जब प्रवाहित करेंगे तो कुंडली विपरीत दिशा में चुंबकित होती है और H का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है, H का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है। और जब H का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है तो B का मान धीरे धीरे घटता हुआ 0 पर आ जाता है, ये यहां से घटकर 0 पर आ जाता है, H पहुंच गया यहां पर और B का मान घटकर कहां गया 0 पर। तो H का विपरीत दिशा में वह मान, विपरीत दिशा में जो है H का विपरीत दिशा में वह मान, विपरीत दिशा में वह मान जिस पर B का मान घटकर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, H का विपरीत दिशा में वह मान जिस पर B का मान घटकर 0 हो जाता है, निग्राहिता कहलाती है। पूछ सकता है, यानी कि B के मान को 0 करने के लिए H का विपरीत दिशा में बढ़ाया गया मान ही क्या कहलाता है, निग्राहिता कहलाता है। अब H तो पहुंच गया यहाँ पर और B पहुंच गया 0 पर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, H के मान को विपरीत दिशा में और बढ़ाएंगे, H के मान को यदि विपरीत दिशा में और बढ़ाएंगे तो B का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है और ये अपनी संतृप्तता की वैल्यू, संतृप्तता के मान H को ग्रहण कर लेता है। H के मान को तुम और बढ़ाओ, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे यहाँ से तो B का मान बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुंच जाएगा, S पर पहुंच जाएगा। और इस पर यदि B पहुंच गया S पॉइंट पर तो इसके बाद H के मान को और अधिक बढ़ाने पर वो आगे जाएगा ही, यानी कि H तो पहुंच गया यहाँ पर और B पहुंच गया यहाँ पर। अब वापिस इस H को क्या करेंगे 0। अब कुंडली में धारा के मान को कम करेंगे, धीरे धीरे कुंडली की चुंबकित होगी, H का मान धीरे धीरे घटकर आ जाएगा 0 पर। और H का मान घटते हुए 0 पर आ गया, तब भी B का मान 0 पर नहीं आता और 0 पर नहीं आता, ये कहां पर आता है T पर, यानी कि H का मान तो वापस 0 पर आ गया लेकिन B का मान 0 पर नहीं आता और फिर उसमें कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, वही धारणशीलता नीचे आई। तो यानी कि H तो आ गया यहाँ पर और B आ गया यहाँ पर। अब B को वापस 0 करना है तो H के मान को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, कुंडली को वापस चुंबकित करना पड़ेगा और कुंडली को चुंबकित करोगे वापस यहाँ पर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे H का मान होगा, वो B का मान होगा 0 और इसको और अधिक बढ़ाओगे तो ये अपने प्रारंभिक संतृप्त मान को ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से एक ग्राफ OAPQRSTUP प्राप्त होगा, जिसको शैथिल्य पास बोलते हैं। मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं, पहला केस, प्रारंभ में दोनों 0 थे भाई, H तो यहां जाता है फिर यहां आता है फिर यहां जाता है फिर यहां आता है फिर यहां जाता है, यहां जाता है फिर आता है फिर यहां जाता है फिर आता है फिर यहां जाता है, इतनी बात होती है H की। उसके अकॉर्डिंग B की बात होती है, प्रारंभ में कुंडली में धारा के मान को बढ़ाया जाता है, इधर सुनना, प्रारंभ में कुंडली में धारा के मान को बढ़ाया जाता है, कुंडली को चुंबकित किया जाता है। धारा बढ़ाना मतलब चुंबकित करना, धारा घटाना मतलब विचुंबकित करना। धारा के मान को बढ़ाया जाता है, कुंडली को चुंबकित किया जाता है, H का मान बढ़ता है तो B का मान भी बढ़ता है, H का मान बढ़ रहा है तो B यहाँ पहुंच गया, H बढ़कर यहाँ पहुंच गया, B बढ़कर यहाँ पहुंच जाता है, OAP के अनुदिश ग्राफ प्राप्त होता है। अब H के मान को इससे और अधिक बढ़ाने पर, ठीक है ना, B का मान P पॉइंट से आगे नहीं बढ़ता, यानी कि H का अधिकतम मान वह अधिकतम मान जिस पर B का मान और अधिक नहीं बढ़ता क्या कहलाता है, चुंबकीय संतृप्तता। H यहाँ आ गया, B आ गया। अब कुंडली में धारा के मान को कम करके H के मान को घटाते हैं, कुंडली विचुंबकित होती है, H आ गया 0 पर। H का 0 होने पर भी B का मान 0 नहीं होता, B कहां पर आ जाता है, Q पर, यानी कि चुंबकन क्षेत्र H का मान 0 हो जाने पर भी चुंबकीय प्रेरण B का मान 0 नहीं होता और पदार्थ में कुछ ना कुछ अवशेष चुंबकत्व शेष रह जाता है, जिसको बोलते हैं धारणशीलता। यानी कि H तो घूम के यहाँ आ गया और B आ गया यहाँ पर। अब H के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं क्योंकि B को 0 करना है, कुंडली को B चुंबकित करते हैं, वो धारा के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं, कुंडली में धारा का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है, धारा का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है, कुंडली विपरीत दिशा में चुंबकित होती है तो बढ़कर विपरीत दिशा में H का मान बढ़ता है, जिससे B का मान घटकर 0 हो जाता है। H का विपरीत दिशा में वह मान जिस पर
बी का मान 0 हो जाता है, वो मान क्या कहलाता है? निग्राहिता। एच यहाँ पहुंच गया, बी 0 पर। इससे ज्यादा और बढ़ाएंगे एच के मान को तो बी ने अपने संतृप्त मान को ग्रहण कर लेता है, और इससे ज्यादा बी का मान अब नहीं बढ़ता, यानी कि एच तो यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। अब एच के मान को वापस 0 करते हैं, कुंडली में धारा के मान को घटाएंगे, कुंडली को विचुंबित करेंगे और कुंडली को विचुंबित करेंगे तो कुंडली यहाँ पर H का मान 0 हो गया, तब भी B का मान 0 नहीं होता और ये T पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है ना। तो H का मान 0 हो जाने पर भी उसमें क्या हो गया? चुंबकत्व शेष रह गया, और चुंबकत्व शेष रह गया तो इसको वही धारणशीलता हो गई। अब इसको B के मान को 0 करना है, यहाँ लाना है, तो इसके मान को इधर बढ़ाना पड़ेगा, कुंडली को चुंबकित करना पड़ेगा, और कुंडली को यदि तुम चुंबकित करोगे तो इधर जाएगा H का मान और B का मान 0 आ जाएगा, और इसको और अधिक बढ़ाओगे तो B का मान अपने संतृप्त मान को प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार OAPQRHTUAP एक ग्राफ प्राप्त होगा जिसको शैथिल्य पास बोलते हैं। अब इधर देखिए, H जा रहा है यहाँ, B गया यहाँ, H आ गया यहाँ, B आ गया यहाँ, H के मान को इधर बढ़ाया तो H के मान को इधर बढ़ाया तो B हो गया 0, फिर और आगे बढ़ाया तो ये आ गया, H यहाँ है, B यहाँ है, H के मान को यहाँ करा, B आ गया यहाँ पर, H के मान को इधर करा तो B घटकर 0 हो गया, और बढ़ाया तो ये हो गया, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बार आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो पता पड़ जाएगा बिल्कुल। अब मैं इन तीनों की परिभाषा भी मैंने अलग अलग लिखा रखी है, अलग अलग पूछ सकता है। धारणशीलता, धारणशील चुंबकीय संतृप्तता, H का वह अधिकतम मान जिससे और ज्यादा H के मान को बढ़ाने पर भी B का मान नहीं बढ़ता है, क्या कहलाती है? चुंबकीय संतृप्तता कहलाती है। H का वह अधिकतम मान जिससे और अधिक मान को बढ़ाने पर B का मान और अधिक नहीं बढ़ता है, क्या कहलाती है? चुंबकीय संतृप्तता कहलाती है। फिर है धारणशीलता, चुंबकन क्षेत्र H का मान 0 हो जाने पर भी चुंबकीय प्रेरण B का मान 0 नहीं होता है, और उसमें पदार्थ में, उसमें मतलब पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। H 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं होता है, पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, और पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाने के गुण को क्या बोलते हैं? धारणशीलता, ठीक है ना। निग्राहिता, जब H के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? इसको 0 करने के लिए। तो H का विपरीत दिशा में वह मान जिस पर B का मान क्या हो जाता है? 0, क्या कहलाता है? निग्राहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? निग्राहिता। तीनों की परिभाषा अलग अलग से मैंने बता दी है, और अलग अलग मैंने लिखा भी रखी है, पढ़ लेना आप, ठीक है ना, समझ में आ जाएगी, मैंने बता भी दिया 4 बार। इसको शैथिल्य पास क्यों बोलते हैं? हमने वहां पर कहा था, जंग यदि आपने पढ़ा है, हुक्का नियम उधर पढ़ा था, प्रतिबल शैथिल्य वक्र, प्रतिबल विकृति वक्र पढ़ा था, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था शैथिल्य। शैथिल्य का मतलब वहां पर मैंने आपको बताया था विकृति प्रतिबल से पीछे रहती है, और पीछे रहना मतलब शैथिल्य कहलाता है। तो इसको शैथिल्य पास क्यों बोलते हैं? शैथिल्य पास इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर देखो, H का मान यदि 0 हो गया, क्या हो गया? H का मान यदि 0 हो गया तो H के मान को 0 हो जाने पर भी, H का मान यदि 0 हो गया तो H के मान के 0 हो जाने पर भी B का मान 0 नहीं हुआ है, तो H का मान तो 0 हो गया लेकिन B का मान यहाँ है। H का मान तुमने 0 कर दिया था लेकिन B का मान 0 नहीं हुआ, तो यानी कि B हमेशा H से क्या है? पीछे। चले तो दोनों साथ साथ थे, यहाँ से ये यहाँ पहुंचा था, ये यहाँ पहुंचा, फिर ये यहाँ आ गया लेकिन ये तो नहीं आया यहाँ पर, ये तो यही रह गया। चले दोनों 0 से थे, ये इधर जाकर इधर 0 पर आ गया लेकिन ये इधर जाकर इधर ही रह गया। तो जो B होता है चुंबकीय प्रेरण, वो हमेशा S से क्या रहता है? पीछे रहता है, और B का S से पीछे रहना ही क्या कहलाता है? शैथिल्य कहलाता है। इस घटना में चुंबकीय प्रेरण B S से पीछे रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं शैथिल्य। शैथिल्यता, शैथिल्यता का मतलब ही होता है चुंबकीय प्रेरण B का चुंबकन क्षेत्र S से पीछे रहना शैथिल्यता कहलाता है, ठीक है ना। अब है शैथिल्य ह्रास, इसमें शैथिल्य ह्रास भी है। शैथिल्य ह्रास, शैथिल्य ह्रास क्या होता है? देखो, बाइक कुंडली को चुंबकित किया, H का मान बढ़ा और B यहां पहुंच गया,
फिर कुंडली को विचुंबकित किया, धारा के मान को घटाया तभी तो H 0 हुआ। कुंडली को विचुंबकित किया हुआ, विचुंबकित किया तो H तो 0 हो गया लेकिन V 0 नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि तुमने जब H के मान को बढ़ाया यानी कि धारा के मान को बढ़ाया तो तुमने ऊर्जा दी थी। H के मान को बढ़ाया मतलब चुंबकन के समय तुमने ऊर्जा दी थी, और जब तुमने इसको घटाया तो यानी कि उसका विचुंबकन हुआ। और जब तुमने चुंबकन के समय जो ऊर्जा दी थी और जब तुमने इसको घटाया विचुंबकन हुआ, तो चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा विचुंबकन के समय पूर्णतः मुक्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकन तो शेष रह गया ना, अरे बी थोड़ी 0 हुआ है। चुंबकन के समय जब तुमने H के मान को बढ़ाया, चुंबकन दिया करा था, धारा के मान को बढ़ाया था ना, तो धारा के मान को बढ़ाते हैं तो धारा के मान को बढ़ाते हैं मतलब चुंबकित करते हैं। तो चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा विचुंबकन जब इसको घटाया था, विचुंबकन के समय पूर्णतः मुक्त नहीं होती। क्यों नहीं मुक्त होती? क्योंकि पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह गया। तो चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा विचुंबकन के समय पूर्णतः मुक्त नहीं होती, यानी कि पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, जिस कारण विचुंबकन के समय ऊर्जा मुक्त नहीं होती। तो पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए यानी कि इसको 0 करने के लिए तुमने बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा और दी है, ये दी थी ना, इसको विपरीत दिशा में बढ़ाया, बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा और दी है, तुमने इसको विपरीत दिशा में बढ़ाया, बाहर से ऊर्जा और दी है, ठीक है ना। तो बाहर से ऊर्जा दी है यानी कि ऊर्जा का क्या हुआ है, ह्रास। तो कहने का मतलब है चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा विचुंबकन के समय पूर्णतः मुक्त नहीं होती। इसलिए पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए तुमने क्या करा है, बाहर से ऊर्जा दी है, इसको विपरीत दिशा में चुंबकित किया था ना, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, और बाहर से ऊर्जा दी है तो ऊर्जा का क्या हुआ है, ह्रास, और उस ऊर्जा ह्रास को बोलते हैं शैथिल्य ह्रास। बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ आपको पीडीएफ में ऐसा कैसा लिखा मिलेगा, एक एक शब्द इसी प्रकार से लिखा मिलेगा कि चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा विचुंबकन के समय पूर्णतः मुक्त नहीं होती, और पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात शैथिल्य ह्रास। यानी कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, शैथिल्य ह्रास होता है। और शैथिल्य ह्रास किस फॉर्मूले से निकलता है, ह्रास या ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास किस फॉर्मूले से निकलता है, इधर देखना, BH वक्र का क्षेत्रफल, जो मैं बोल रहा हूं इधर सुनना, BH वक्र का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्रति एकांक आयतन में, BH वक्र का क्षेत्रफल एकांक आयतन में प्रति चक्र प्रति सेकंड, BH वक्र का क्षेत्रफल एकांक आयतन में प्रति चक्र प्रति सेकंड ऊर्जा ह्रास को व्यक्त करता है। तो ऊर्जा ह्रास हो जाएगा BH वक्र का क्षेत्रफल गुणा आयतन गुणा BH वक्र का क्षेत्रफल गुणा आयतन गुणा आवर्ती। इधर देखो मैंने क्या कहा है, ऊर्जा ह्रास हो गया Q, BH वक्र का क्षेत्रफल ले लिया A, V, आवर्ती ले ली N। इधर सुनना क्या होगा, मैंने क्या कहा था, BH वक्र का क्षेत्रफल, ये BH वक्र का क्षेत्रफल आ गया, BH वक्र का क्षेत्रफल प्रति चक्र प्रति सेकंड आयतन के लिए ऊर्जा ह्रास को व्यक्त करता है। BH वक्र का क्षेत्रफल एकांक आयतन में, तो आयतन ले लिया गुणा में, BH वक्र का क्षेत्रफल एकांक आयतन के लिए, ये आयतन से गुणा कर दिया, एकांक आयतन के लिए प्रति चक्र प्रति सेकंड, प्रति चक्र प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब क्या होता है, आवर्ती। अरे आवर्ती क्या होती है, 1/टाइम नहीं होता है, प्रति सेकंड, प्रति मतलब नीचे आ गया, प्रति चक्र प्रति सेकंड, प्रति चक्र प्रति सेकंड का मतलब हो गया आवर्ती, ऊर्जा ह्रास को व्यक्त करता है। तो इन तीनों का गुणनफल क्या होगा, ऊर्जा ह्रास होगा। मैं बार बार कह रहा हूं BH वक्र का क्षेत्रफल, तो ये BH वक्र का क्षेत्रफल आ गया, BH वक्र का क्षेत्रफल एकांक आयतन के लिए, तो आयतन से गुणा कर दिया, एकांक आयतन के लिए प्रति चक्र प्रति सेकंड, प्रति चक्र मतलब एक चक्कर के लिए, प्रति सेकंड का मतलब होता है आवर्ती, ऊर्जा ह्रास को व्यक्त करता है। तो ये ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला आ गया, क्षेत्रफल हो गया A, आयतन हो गया V, आवर्ती को चाहे F लिख दे चाहे N लिख दे, और ऊर्जा ह्रास को मैंने घुमा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं BH वक्र का क्षेत्रफल
एकांक आयतन के लिए प्रति सेकंड प्रति चक्र ऊर्जा ह्रास को व्यक्त करता है। ये ऊर्जा ह्रास का सूत्र आ गया है। ये पीएच वक्र खत्म हो गया, शैथिल्य पास खत्म हो गया, मैंने ढंग से समझा दिया है आपको। अब कल इसका महत्व देखेंगे, क्यूरी का नियम, क्यूरी वाइस का नियम, और कल ही खत्म हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट इसका डिलीट हो गया है पीछे का, वो भी मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। 2 लेक्चर में भी खत्म है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ढंग से इसको पढ़ते रहें, मेरे साथ लगातार पढ़ते रहें। 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 7वां चैप्टर हमारा चालू करेंगे। आप ढंग से पढ़ते रहे भाई साहब, लगातार पढ़ते रहें, ठीक है ना। धन्यवाद।